ठीक है भाई, तो हम लोग आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन है अधिशोषण के प्रकार को बतावें। अधिशोषण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण, जरा सा ध्यान देंगे, हम लोग क्वेश्चन है भौतिक अधिशोषण क्या है। यहां देखेंगे भौतिक बल, यदि अधिशोषण की क्रिया भौतिक बल के द्वारा संपन्न होता है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, भौतिक अधिशोषण। और सेकंड में है रासायनिक अधिशोषण, यदि रासायनिक बल के द्वारा अधिशोषण की क्रिया संपन्न होती है तो हम लोग इसे बोलेंगे यह रासायनिक अधिशोषण की क्रिया है। ठीक है, अच्छा जरा सा हम लोग बात कर लेते हैं परिभाषा की। देखेंगे भौतिक अधिशोषण क्या है। जब अधिशोष का कण अधिशोषक की सतह से भौतिक बल के द्वारा एकत्र होता है तो इस प्रक्रिया को भौतिक अधिशोषण कहा जाता है या फिर कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से जब अधिशोष का कण अधिशोषक की सतह से रासायनिक बल के द्वारा एकत्र होता है तो हम लोग इसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। जरा ध्यान देंगे, भौतिक अधिशोषण भौतिक बल के द्वारा संपन्न होता है, रासायनिक अधिशोषण रासायनिक बल के द्वारा संपन्न होता है। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, ये वाला अधिशोष है और ये वाला अधिशोषक है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी होगा अधिशोष और अधिशोषक। जरा ध्यान देंगे, मान लिया जाए ये वाला कोई पदार्थ है, ठीक है। अच्छा, यही वाला जो सतह है ना, ये पदार्थ का जो चारों तरफ का जो सतह है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अधिशोषक। और ये वाला जो अधिशोष है ये रियल में क्या है, एक कण है। क्या बोलेंगे इसे, कण है, जो कि अधिशोषक की सतह से आकर एकत्र हो जाता है या फिर चिपक जाता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। भौतिक अधिशोषण की क्रिया भौतिक बल के द्वारा संपन्न होगा और रासायनिक अधिशोषण की क्रिया रासायनिक बल के द्वारा संपन्न होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर बताएं। ठीक है, तो एक तरफ लेंगे हम लोग भौतिक अधिशोषण, दूसरे तरफ हम लोग लेते हैं रासायनिक अधिशोषण। और अभी हमने आपको बताया था, मान लिया जाए ये वाला कोई पदार्थ है और ये इसका चारों तरफ का सतह है। देखिए भौतिक अधिशोषण में क्या हो रहा था, भौतिक बल के द्वारा अधिशोषण की क्रिया हो रही थी और रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बल के द्वारा अधिशोषण की क्रिया संभव हो रही थी। तो यहाँ देखेंगे भौतिक अधिशोषण में एक नंबर में हम लोग यह भौतिक बल के द्वारा संपन्न होने वाला अभिक्रिया, मतलब यह भौतिक बल के द्वारा संपन्न होता है। और इस तरफ देखेंगे एक नंबर में यह रासायनिक बल के द्वारा संपन्न होता है। सेकंड नंबर में लेंगे हम लोग भौतिक अधिशोषण की तरफ, यह प्राकृतिक में विशेष होता है और इधर सेकंड नंबर में यह प्राकृतिक में अति विशेष होता है। इन सभी को हम लोग नोट करेंगे क्लास के बाद। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर में देखेंगे हम लोग, यह प्राकृतिक में उत्क्रमणीय प्रक्रिया होता है और इधर है थर्ड नंबर में यह प्राकृतिक में अणु उत्क्रमणीय प्रक्रिया होता है। जरा समझ लेंगे वो हम लोग, उत्क्रमणीय प्रक्रिया का मतलब और अणु उत्क्रमणीय प्रक्रिया का मतलब। यदि कोई अभिक्रिया है, यदि वह आपस में बदल सकता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। और यदि नहीं बदल सकता है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, अणु उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। ठीक है, यहां देखेंगे फोर्थ नंबर में हम लोग दाब बढ़ाने पर इसका वेग बढ़ जाता है, किसका, भौतिक अधिशोषण का। और यहाँ पे देखेंगे फोर्थ नंबर में हम लोग दाब बढ़ाने पर इसका वेग का मान घट जाता है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्प्रेरक क्या है। पहले हम लोग समझते हैं, कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जिन्हें पूरा होने में बहुत ही अधिक समय लगता है और कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसे पूरा होने में बहुत ही कम समय लगता है, जिस कारण से हम लोग इसका अध्ययन कर पाने में असमर्थ होते हैं। इसीलिए हम लोग उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, जिस कारण से निर्धारित समय में रासायनिक अभिक्रिया पूरा कर लेते हैं और हम इनका अध्ययन सही और अच्छे तरीके से कर पाते हैं। अच्छा, जैसे इसका परिभाषा को हम लोग देखते हैं, यहाँ परिभाषा दिया हो, वैसा रासायनिक पदार्थ जिसकी सहायता से अभिक्रिया की दर को आवश्यकता अनुसार घटाया या फिर बढ़ाया जा सकता है। जैसे अभी हमने क्या बोला, रासायनिक अभिक्रिया के दर को आवश्यकता अनुसार चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। यदि अभिक्रिया बहुत जल्दी से हो रहा है, इसके समय को घटा भी देंगे। इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे, जैसे H2 + Cl2 जब अभिक्रिया करेगा तो बनेगा 2HCl2। ठीक है, लेकिन इसको अभिक्रिया होने के लिए
ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यहाँ पे जो ये वाला ऊर्जा है, ये वाला किस चीज का काम कर रहा है, उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से C2H4 मतलब इथिन यदि हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो C2H6 मतलब इथेन का निर्माण करता है। और याद रहे जो हम लोगों ने सेकेंड नंबर का एग्जांपल लिया है ये रिवर्सेबल होता है और इसे हम लोग Na से निकेल या तो प्लेटिनम या तो प्लूटोनियम की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं। और ये वाला भी यहाँ पर क्या हो गया है, उत्प्रेरक का ये कार्य कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्प्रेरक के प्रकार को बतावे। देखेंगे उत्प्रेरक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समांगी उत्प्रेरक और दूसरा विसमांगी उत्प्रेरक। समांगी कहने का मतलब है यदि अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक अवस्था में होगा तो हम लोग उसे बोलेंगे समांगी उत्प्रेरक है, और यदि अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक अवस्था में नहीं है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, विसमांगी उत्प्रेरक है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पहले परिभाषाओं को देखते हैं। समांगी उत्प्रेरक क्या है, जब अभिकारक एवं उत्प्रेरक, जरा ध्यान देंगे हम लोग, अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक ही अवस्था में होता है तो हम लोग इसे क्या बोल देंगे, समांगी उत्प्रेरक है। जैसे कि 2SO2 गैस के फॉर्म में है और यदि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाता है 2SO3 गैसेस स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट लगेगा वो क्या लगेगा, NO, जो कि गैसीय अवस्था में है। ठीक है, जरा ध्यान देंगे, अभिकारक ये है और ये वाला उत्प्रेरक, देखेंगे दोनों गैसीय अवस्था में, दोनों गैसीय अवस्था में, इसका मतलब यह समांगी उत्प्रेरक होगा। सेकेंड नंबर में देखेंगे जब अभिकारक एवं उत्प्रेरक दोनों विभिन्न अवस्था में उपस्थित रहता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विसमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए N2 प्लस में 2H3 गैसीय अवस्था में, और यह रिवर्सेबल रिएक्शन होता है जब यह अभिक्रिया करेगा, बनाएगा अमोनिया, मतलब 2NH3 गैसीय अवस्था में बनाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग Fe से आयरन, ये सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था में रहेगा। ठीक है, और एक लेंगे MO से मोलिब्डेनम। ठीक है, ये भी सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में रहेगा। जरा से यहाँ ध्यान देंगे, ये जो अभिकारक है यह गैसीय अवस्था में और यह जो उत्प्रेरक है यह ठोस अवस्था में दोनों ही है। ठीक है, इसका मतलब यह विभिन्न अवस्थाओं में है, जिस कारण से इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विसमांगी उत्प्रेरक। जरा से हम लोग बात करेंगे, एक छोटा सा रह गया है, अब देखेंगे हम लोग दो को छोटा सा क्वेश्चन है, धन उत्प्रेरक क्या है, और सेकंड में देखेंगे हम लोग ऋण उत्प्रेरक क्या है। जरा सा बात समझ लेंगे, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यदि अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, धन उत्प्रेरक है, और यदि अभिक्रिया के दर को घटा देता है इसका मतलब यह ऋण उत्प्रेरक है। सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे, धन उत्प्रेरक का वैसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, धन उत्प्रेरक। जैसे कि यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, मान लिया जाए ये वाला अभिक्रिया करके ये बना रहा है तो इसमें हम लोग MnO2 उत्प्रेरक के रूप में देंगे, और यह बहुत ही स्लो अभिक्रिया है। ठीक है, बट इसे इस अभिक्रिया को बहुत ही फास्ट कर देगा। कौन, ये वाला उत्प्रेरक। ठीक है, ये वाला उत्प्रेरक। ओके, एंड सेकंड में है वैसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटा देता है, अतः उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऋण उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2H2O2 ठीक है अभिक्रिया कर रहा है, यदि हम लोग इसमें हीट दे देंगे उत्प्रेरक के रूप में, हीट का निशान, ये वाला किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जैव उत्प्रेरक क्या है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरकी घटना जीवाणुओं के द्वारा संपन्न होता है तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, यह जैव उत्प्रेरक है। मतलब कहने का मतलब ये, जैसे कि हम लोगों ने कुछ देर पहले अभी पढ़ा था कि जैसे तापमान को लिया था उत्प्रेरक के रूप में और कुछ धातुओं को लिया था, लेकिन यहाँ पे जीवाणु ही उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। मतलब उत्प्रेरक की जो घटना हो रही है किसके द्वारा हो रही है, जीवाणुओं के द्वारा हो रही है, अतः यह जैव उत्प्रेरक कहलाता। क्या बोलेंगे, जैव उत्प्रेरक क्या है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरकी घटना जीवाणुओं के द्वारा संपन्न होता है, अतः यह घटना या फिर यह
जैव उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग आज के लिए आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।